घर की याद। ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। ये कविता उन्होंने जेल में लिखी थी जब उन्हें सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था और उन्हें गिरफ्तार कर 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। ये कविता उन्होंने जेल में लिखी थी। इसी दौरान सावन के मौसम में एक रात बहुत तेज बारिश होती है और कवि को अपने घर और परिवार की बहुत याद आती है। वो अपने घर से दूर हैं और उसे याद कर रहे हैं। उन्हें अपने माता पिता की चिंता सता रही है कि वो अपने बेटे के बिछड़ने पर तड़प रहे होंगे और किसी अनहोनी की आशंका से दुखी हो रहे होंगे। ये सोचकर कवि का मन बहुत ज्यादा दुखी और उदास हो जाता है, लेकिन वो सावन को अपना संदेशवाहक, अपना मैसेंजर बनाकर अपने माता पिता को अपनी सलामती, सकुशल और मस्त होने का झूठा संदेश भेजने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनके माता पिता अपने प्यारे बेटे को याद करके दुखी ना हो। लेखक ये नहीं चाहते कि उनके माता पिता उनके अकेलेपन और मन की पीड़ा के बारे में जाने। अब हम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। इन पंक्तियों में कवि अपने घर से दूर जेल की एक काल कोठरी में बंद है। सावन के महीने में खूब बारिश हो रही है, जिसे देखकर कवि को अपने घर और परिवार और उनके साथ बिताई सुखद क्षणों की याद आ रही है। कवि कहते हैं कि आज बरसात हो रही है और बहुत पानी गिर रहा है, यानी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और ये बारिश रात से ही हो रही है और ऐसे मौसम में मेरे मन और प्राण दोनों ही अपने घर की याद से घिर गए हैं। बारिश के इस पानी को देखकर कवि को अपने परिवार की याद आती है और वो कहते हैं कि मुझे अपनी आंखों के सामने अपना वो घर दिखाई दे रहा है जो खुशियों का भंडार था, जो खुशियों से भरा था, जहाँ सभी लोग प्यार से रहते थे, लेकिन आज मैं अपने उसी घर से दूर हूँ। यानी कवि के घर में खुशियों से भरा माहौल था, जहाँ सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ रहते थे। कैद में होने की वजह से कवि इस समय अपने घर से दूर है, मगर घर की सुखद स्मृतियाँ कवि को बेचैन कर रही हैं। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहन, पूजा भाई प्यार बहन। इन पंक्तियों में कवि अपने भाई बहनों और उनके आपसी संबंधों के बारे में बहुत खूबसूरती से बताते हैं। कवि कहते हैं कि उनके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं और सभी भाई बहनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार और सम्मान है। बहनें शादीशुदा हैं और आज वो अपने पिता के घर यानी अपने मायके आई होंगी। यहाँ पर कवि अंदाजा लगा रहे हैं कि उनकी बहन मायके आई होंगी। इसका कारण ये हो सकता है कि सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है और इस दिन विवाहित बहनें अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके आती हैं। लेकिन मायके आकर जब उन्हें मेरे बारे में पता लगा होगा तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचा होगा। मेरे जेल में होने की वजह से घर के सभी लोग दुखी होंगे और मेरी खुशियों से भरा वो घर अब परिताप का घर यानी कष्टों का घर, दुखों का घर बन गया होगा। कवि आगे कहते हैं कि संकट की इस घड़ी में सब एक दूसरे का सहारा बने हुए होंगे। ऐसा प्यार और भाईचारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं और सभी में आपस में बहुत गहरा प्यार है, सम्मान है। मेरे चारों भाई भुजाओं के समान एक दूसरे को सहयोग करने वाले, अत्यंत बलिष्ठ, अत्यंत मजबूत और ताकतवर और कर्मशील हैं, जबकि मेरी बहनें प्यार का प्रतीक हैं। यानी वो हम सब पर अपना ढेर सारा स्नेह, प्यार और ममता लुटाती रहती हैं। यानी जिस प्रकार इंसान की भुजाएं उसे हर काम करने में सहयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार उनके भाई भी उनके सुख दुख में उनका सहयोग करते हैं। और माँ बिन पड़ी पड़ी मेरी, दुख में वो गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। इन पंक्तियों में कवि अपनी माँ के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है और मेरे जेल में होने की वजह से वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी होंगी। फिर कवि को अपनी माँ की ममता भी याद आने लगती है।
वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी माँ की गोद में सिर भी रख लूँ तो भी मेरी सारी परेशानियाँ खुद ही खत्म हो जाती हैं, और मेरी माँ की स्नेह की धारा यानी उनकी ममता और प्यार मुझे इस जेल की काल कोठरी में भी महसूस हो रही है। कवि कहते हैं कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता, इसलिए उन्होंने मुझे कोई पत्र नहीं भेजा। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झाझाल रंजता। इन पंक्तियों में कवि अपने पिता की शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि भले ही उनके पिता की उम्र हो गई हो, मगर अभी भी उनके पिता पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं दिखाई देता। अभी भी वो किसी नौजवान की तरह दौड़ सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं, उन्हें मौत से डर नहीं लगता, और अगर उनके सामने शेर भी आ जाए तो वो उसके सामने बिना डरे खड़े रह सकते हैं। यानी वो बहुत ही ज्यादा निर्भीक और साहसी व्यक्ति हैं और बहादुर हैं। उनकी वाणी, उनकी आवाज में बादलों की सी गर्जना है, और वो इस उम्र में इतनी तेजी से काम करते हैं कि आंधी तूफान भी उनको देख शर्मा जाए। यानी वो बहुत ज्यादा फुर्तीले और तेज हैं। कवि के पिता बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान और एनर्जेटिक इंसान हैं, जिनमें अभी भी नवयुवकों के जैसे जोश और उत्साह भरा है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। इन पंक्तियों में कवि अपने पिता की दिनचर्या के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हर रोज की तरह आज भी उन्होंने गीता का पाठ किया होगा और 200 दंड किए होंगे, और फिर मुकद्दर को पकड़कर खूब हिला हिलाकर व्यायाम यानी एक्सरसाइज की होगी, और आखिर में मुकद्दरों की मूठ यानी हाथों को मिलाकर एक जगह रखकर जब वो घर के ऊपरी हिस्से से नीचे आए होंगे और घर में अपने लाडले पुत्र को ना पाकर दुख से उनकी आंखों में आंसू भर आए होंगे। यानी उनके पिता ने अपनी रोज की दिनचर्या, एक्सरसाइज, व्यायाम और पूजा पाठ आदि निपटाने के बाद जब घर के बाकी बच्चों के साथ कवि को नहीं देखा होगा तो वो बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लगे होंगे। कवि आगे कहते हैं कि अभी भी बारिश हो रही है और बरसते हुए पानी को देखकर मुझे घर की याद आ रही है। चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनके पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। इन पंक्तियों में कवि अपने पिता के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि उनके चारों भाई और चारों बहनें जो अभी घर पर होंगे, और शायद इस वक्त वो या तो खेल रहे होंगे या यूं ही खड़े होंगे। कवि आगे कहते हैं कि हालांकि मेरे पिताजी अभी भी पूरी रूप से स्वस्थ हैं, बुढ़ापे का उन पर कोई असर नहीं दिखाई देता, मगर जब खेलते हुए मेरे भाई बहनों पर उनकी नजर पड़ी होगी तो वो अपने पांचवे बेटे यानी कवि को उनके बीच ना पाकर बहुत दुखी हुए होंगे और उनका नाम लेकर रो पड़े होंगे। पांचवा हूँ मैं अभागा, जिसके सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनका स्वर्ण बेटा लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बना बैठा हूँ अभागा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं अपने माता पिता का पांचवा बेटा हूँ। वैसे तो मेरे पिताजी अपने सारे बेटों को बहुत प्यार करते हैं, पर मुझे अपने बाकी बेटों की तुलना में थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं और मुझे थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं। यानी अगर वो अपने चारों बेटों को सोने के समान मानते हैं तो मुझे सुहागा यानी उन सब में सबसे बेहतर मानते हैं। कवि कहते हैं कि मैं आज उनसे दूर इस जेल में कैद हूँ, इसीलिए आज उनके पिता को अपने स्वर्ण बेटे यानी अपने चारों बेटे भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा यानी कवि आज उनकी आंखों के सामने नहीं है। कवि यहाँ पर अपने आप को भाग्यहीन बता रहे हैं क्योंकि वो जेल में है, जिस कारण उनके माता पिता को कष्ट पहुंच रहा है।
और माँ ने कहा होगा तो कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वो तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारा लेख ही है। सो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि माँ अपने मन के दुख को छिपाकर पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो, हमारा बेटा भवानी वहाँ अच्छे से होगा, यानी एकदम ठीक होगा, सकुशल होगा। माँ पिताजी को समझाते हुए आगे कहती हैं कि वो अपने मन की बात को समझकर और आपके बताए मार्ग पर ही तो चल रहा है। वो देश सेवा करते ही तो जेल गया है, ये तुम्हारी ही परंपरा है जिसका वो पालन कर रहा है, इसलिए जो उसने किया वो एकदम ठीक किया, वो देश के लिए ही जेल गया है। यानी देशभक्ति का रास्ता पिता ने ही बेटे को दिखाया था और बेटा आज उसी राह पर चल रहा है। देश की हित ही, देश का भला ही उसके लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। माता को अपने बेटे की, पुत्र की देशभक्ति पर नाज है। पाँव जो पीछे हटाता, को मेरी ले जाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि उनके बेटे ने देश हित को सर्वोपरि मानकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। अगर वो ऐसा नहीं करता और देश सेवा से पीछे हट जाता तो आज मेरी कोख लज्जित होती, मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। लेकिन वो अपने देश की आज़ादी के खातिर जेल गया है, जिस पर मुझे गर्व है। कवि आगे कहते हैं कि माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि आप अपने मन को इतना कच्चा मत करो, अपने मन, अपने भावों पर काबू रखो, अपने इमोशंस पर काबू रखो, अपने आप को मजबूत करो, नहीं तो घर के बाकी बच्चे भी आपको रोता देखकर रो पड़ेंगे और हिम्मत हार जाएंगे। और फिर पिताजी ने अपने आप को संभालते हुए कहा होगा कि अरे नहीं, मैं कहाँ रोता हूँ, मैं कहाँ अपना धैर्य और धीरज खोता हूँ, यानी ना तो मैं रो रहा हूँ और ना ही मैं परेशान हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पांच वे को वो न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। इन पंक्तियों में कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुंदर, आकर्षक और सबको खुशियां देने वाले सावन, तुम्हें जितना बरसना है तुम बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों को मत बरसने देना। और इस बात का भी ध्यान रखना कि वो अपने पांचवे बेटे को याद करके दुखी और परेशान ना हो। कवि सावन से कहते हैं कि तुम जाकर मेरा यह संदेश मेरे पिताजी को देना कि यहाँ पर मैं बहुत मजे में हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। बस इतना ही है कि मैं घर पर नहीं हूँ, यानी मुझे यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कष्ट और कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसके बाद कवि खुद से कहते हैं कि मैंने उन्हें कह तो दिया है कि मैं घर पर नहीं हूँ, बस यही एक दुख है। लेकिन अपने माता पिता और घर से दूर होकर जीना कितना कठिन, कितना मुश्किल है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अपनों से दूर होने के दुख ने मेरे जीवन के सारे सुखों को छीनकर उसे नीरस बना दिया है। किंतु उनसे ये न कहना, उन्हें देते धीरे रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। इन पंक्तियों में कवि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हुए, संयम रखते हुए कहते हैं कि हे सावन, तुम उनसे ये सब मत कह देना कि मैं दुखी हूँ, अकेला हूँ। तुम उन्हें धैर्य बंधाते रहना और कहना कि मैं यहाँ लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, खूब काम करता हूँ और देश सेवा करके अपना नाम रोशन कर रहा हूँ। कवि आगे कहते हैं कि मेरे पिता से कहना कि जेल के सभी लोग मुझे चाहते हैं और मुझे यहाँ कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए वो दुखी ना हो। और कहना मस्त हूँ मैं, कांधने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर टेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सावन, तुम मेरे पिताजी से जाकर कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ और सूत गाँथने में व्यस्त हूँ। मैं यहाँ खूब खाता पीता हूँ, इसलिए मेरा वजन 70 शेर यानी 63 किलो हो गया
है। कवि कहते हैं कि मैं यहाँ पर खूब खेलता हूँ, कूदता हूँ और हर विपरीत परिस्थिति का, हर मुसीबत का सामना आराम से करता हूँ और मैं यहाँ पर मस्त रहता हूँ, यानी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। कवि सावंत से कहते हैं कि उनको ये बिल्कुल भी नहीं बताना कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ, निराश हूँ, उदास हूँ, नहीं तो वो भी दुखी हो जाएंगे। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं खुद न समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना। इन पंक्तियों में कवि सावन से कहते हैं कि सावन मेरे मन की स्थिति और मेरे मन के दुखों के बारे में तुम मेरे माता पिता को गलती से भी मत बताना। तुम उन्हें ये मत बताना कि मैं रात भर जागता हूँ, यानी मैं रात को सो नहीं पाता। आदमी को देखकर मैं घबरा जाता हूँ, मैं मौन रहने लगा हूँ, यानी अब मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है और मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। हे मेरे सजीले सावन, तुम मेरे पिताजी के आगे कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा मत बोल देना जिससे उनको शक हो जाए कि कहीं उनका बेटा किसी दुख या तकलीफ में तो नहीं है। हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पांचवे को वो न तरसे। आखिर में कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुंदर, आकर्षक और खुशियां प्रदान करने वाले सावन, तुम्हें जितना बरसना है तुम बरस लो, लेकिन अपने पांचवे पुत्र को याद करके मेरे माता पिता की आंखों को मत बरसने देना, यानी उन्हें मत रोने देना।